इस बार जब मैं मायके गई तब अजीब सा सुखद एहसास हुआ मुझे। मेरे बीमार पिता के पास मेरी इकलौती मौसी बैठी थी। वो मुझे देखकर खुश हुई और मैं उन्हें देखकर हैरान। यह मेरे लिए एक सुखद एहसास था क्योंकि पिछले 18 साल से हमारा उनसे अबोला चल रहा था। इन्हीं कारणों से कुछ अहंकार खड़े कर लिए थे हमारे परिवार वालों ने, और चुप होते होते बस चुप ही हो गए थे। जीवन में ऐसे सुखद पल जो अनमोल होते हैं हमने अकेले रहकर भोगे थे। उनके बेटों की शादियों में हम नहीं गए थे और मेरे भाइयों की शादी में वो नहीं आए थे। मौसा की मौत का समाचार मिला तो मैं आई थी, पर आए लोगों की तरह बैठी रही थी। सांत्वना के 2 शब्द मेरे मुंह से भी नहीं निकले थे और मौसी ने भी मेरे साथ कोई बात नहीं की थी। मौसी से मुझे बहुत प्यार था, अपनी माँ से ज़्यादा प्रिय थी मौसी मुझे। पता नहीं स्नेह के तार क्यों और कैसे टूट गए थे, जिन्हें जोड़ने का प्रयास यदि एक ने किया तब दूसरे ने स्वीकार नहीं किया था, और यदि दूसरे ने किया तो पहले की प्रतिक्रिया ठंडी रही थी। कैसी हो सुधा, बच्चे साथ नहीं आए? मौसी के स्वर में मिठास थी और बालों में सफेदी। 18 सालों में कितनी बदल गई थी मौसी। सफेद साड़ी और उनका सोना माथा मेरे मन को चुभा था। राजेश जी साथ नहीं आए? अकेली आई हो? मेरे पति के बारे में पूछा था मौसी ने। लगातार एक के बाद एक सवाल करती जा रही थी मौसी। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। हलक में 18 साल के वियोग का गोला जो अटक गया था। एकाएक मौसी से लिपट कर मैं चीख चीख कर रो पड़ी थी। पगली, रोते नहीं, देख चुप हो जा। सुधा इस तरह बड़े स्नेह से मौसी दुलारती रही थी मुझे। कितने ही अधिकार जो कभी मुझे मौसी और मौसी के परिवार पर थे अपना सिर उठाने लगे थे, मानो पूछना चाह रहे हो कि क्यों उचित समय पर हमारा सम्मान नहीं किया गया। पर यह भी तो एक कड़वा सच है कि प्यार तथा अधिकार कोई वस्तु नहीं है जिन्हें हाथ बढ़ाकर किसी के हाथ से छीन लिया जाए। यह तो एक सहज भावना है जिसे बस महसूस किया जा सकता है। बच्चे साथ नहीं आए? किसके पास छोड़ आई उन्हें? मौसी के इस प्रश्न पर मैं रोते रोते हंस पड़ी। वे अब मेरी उंगली पकड़कर नहीं चलते। मौसी हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं। अच्छा, इतने बड़े हो गए? आप भी तो बूढ़ी हो गई, और मेरे भी बाल देखो अब सफेद हो रहे हैं। हाँ, कहकर मेरा गाल थपक दिया मौसी ने। जीवन ही बीत गया अब तो। चल आ बैठ, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। दीदी दवा लेने बाजार गई हैं। छोटी भाभी कहाँ है? मैंने आगे पीछे नजरें दौड़ाई थी। आज उसके मायके में कोई फंक्शन था, इसीलिए वो वहाँ गई है। घर में अकेले थे सो मैं भी चली आई। चल हाथ मुँह धो ले, मैं देखती हूँ क्या है फ्रिज में। यह कहकर मौसी चली गई। 5-7 मिनट में ही मौसी मेरे लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। ले, डबल रोटी के पकौड़े तुझे बहुत पसंद है ना? मुझे याद है, साथ है यह मीठी डबल रोटी, यह भी तेरी पसंद की है। मौसी का उत्साह वही वर्षों पुराने वाला ही था। यह देखकर आंखें भर आई थी मेरी। मुस्कुरा पड़ी थी मैं। बहुएं कैसी हैं मौसी? खाते खाते मैंने पूछा था। अब तो आप दादी भी बन गई हैं। कैसा लगता है दादी बनना? अरे आज की दादी बनी हूँ मैं। 10 साल की पोती है मेरी। अब तो वह 5वीं कक्षा में पढ़ती भी है। नवीन की बेटी भी इस साल स्कूल जाएगी। नवीन की भी बेटी है? मैं असर से बोली। वह जरा सा था जब देखा था उसे। हाँ, कल आना घर पर, देख लेना सबको। तुझे बहुत याद करते हैं लड़के। राखी पर सबका मन दुखी हो जाता है। तेरे बाद कभी किसी ने उनको लोगों ने राखी नहीं बंधवाई। खाते खाते कौर मेरे गले में ही अटक गया। मुझे याद है 18 साल पहले जब मैं मौसी के घर उनके बेटों को राखी बांधने गई थी, तब मौसा ने कितना अनाप शनाप कहा था। आपसी संबंधों की कटुता उसके मुंह पर इस तरह दे मारी थी मानो भविष्य में कभी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसी विडंबना है ना हमारे जीवन की। जब हम जवान होते हैं, हाथों में ताकत होती है, तब कभी नहीं सोचते कि धीरे धीरे यह शक्ति घटनी है। हमें भी किसी पर एक दिन आश्रित होना पड़ सकता है। अपने स्वाभिमान को हम इतनी ऊंचाई पर ले जाते हैं कि वह अभिमान बनकर सामने वाले के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने लगता है। अपनी सीमा समाप्त होकर कब दूसरे की सीमा शुरू हो गई पता ही नहीं चलता। राखी बांधना छोड़ दिया था तब मैंने। उसके बाद मौसी की दहलीज ही नहीं लांघी थी। आज मौसी उसी के बारे में बात कर रही थी। पूछना चाहा था मैंने कि अगर मैं राखी बांधने नहीं आई तो तीनों लड़कों में से कोई भी राखी बंधवाने क्यों नहीं आया था? क्यों नहीं किसी ने उससे मिलना चाहा? मैं तो सदा दोनों बहनों में पुल का ही काम करती रहती, पर एक दिन जब मैं पुल की ही भांति दोनों तरफ से प्रताड़ित होने लगी, तब मैंने बीच में ही से हट जाना ही ठीक समझा था। मौसी आप भी चाय लेना। मैंने उनकी बात को उड़ा देना ही ठीक समझा था। अभी तेरे आने से पहले मैंने और जीजा जी ने चाय पी थी। मौसी मेरे पिता की पीठ सहला रही थी।
दो बूढ़ों में एक की सेवा दूसरा कर रहा था। देखने में अच्छा भी लग रहा था और विचित्र भी। आपका जूस ले आऊं? अब 6 बज गए हैं, मौसी ने पूछा और साथ ही जाकर जूस ले भी आई। पिताजी जूस पी रहे थे कि अम्मा भी आ गई। वह मुझे देखकर खुश थी और मैं दोनों बहनों को साथ साथ देखकर। शाम गहरी हुई तो मौसी अपने घर चली गईं। दूसरी शाम आई तो मेरे लिए पूरा दिन अपने साथ बिताने का न्योता था उनके होठों पर। भाभीयों से नहीं मिलेगी क्या? सब तुझे देखना चाहती हैं। कल सुबह नवीन तुझे लेने आ जाएगा। मौन स्वीकृति थी मेरे होठों पर। सुबह नवीन लेने चला आया। सुंदर सजीला निकला था नवीन। इससे पहले जब देखा था तब बीमार रहने वाला कमजोर सा लड़का था। वह चरण स्पर्श दीदी पहचाना कि नहीं? मैं हूँ तुम्हारा सिंकिया पहलवान नवीन, याद आया कि नहीं? याद आया। अक्सर सब उसे सिंकिया पहलवान कहकर चिढ़ाते थे। वह सबको मारने दौड़ता था सिवा मेरे। आज भी उसे मेरा संबोधन याद था। आत्मग्लानि होने लगी मुझे। मैं सोचने लगी कि कैसी बहन हूँ। यही सुंदर सा प्यारा सा युवक आज यदि मुझे कहीं बाजार में मिल जाता तो शायद मैं पहचान भी न पाती। जीते रहो स्नेह, मैंने उसका सिर थपथपाया था। चलो दीदी, वहाँ बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा है। अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ। माँ से विदा ली थी मैंने। मौसी के घर मेरा भरपूर स्वागत हुआ था। तीनों बहुएं मेरे आगे पीछे सिमट आई थीं। बारी बारी से सभी चरण स्पर्श करने लगे। बच्चों को मेरे पास बैठाया और कहा, यह बुआ हैं बेटे, इन्हीं नमस्ते करो। कितने चेहरे थे जो मेरे अपने थे मगर मुझसे अनजान थे, जिनसे आज तक मैं भी अनजान थी। बीते 18 सालों में कितना कुछ बीत गया, कितना कुछ ऐसा बीत गया जिससे साथ साथ रहकर भी भोगा जा सकता था, साथ साथ रहकर भी जिया जा सकता था। पूरा दिन एक उत्सव सा बीत गया। बीते 18 साल मानो किसी कोने में सिमट गए हूँ। मानो वह वनवास, एक दूसरे से अलग रहने की पीड़ा कभी सही ही नहीं थी। कड़वे पल ना उन्हें याद दिलाएं ना मैंने, मगर वापस की बातों से मैं ये सहज जी जान गई थी कि मुझे वह भूले कभी भी नहीं थे। बार बार मेरे मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, जब दोनों तरफ प्यार बराबर था तो क्यों झूठे अहंकार खड़े किए थे दोनों परिवारों ने? क्यों अपने अपने अहंकार संबंधों के बीच ले आए थे? समझ में नहीं आ रहा था। आखिर क्या पाया था हम दोनों परिवार वालों ने? इतना सुख, इतना प्यार खोकर। शाम के समय नवीन मुझे वापस घर छोड़ गया। रात में अम्मा और पिताजी मुझसे पूरा हाल चाल सुनते रहे। 18 वर्षों के बाद मौसी के घर जो गई थी मैं, कैसे लगे सब लोग, बहुए बच्चे बहुत अच्छे लगे। मेरे आगे पीछे ही पूरा परिवार डोलता रहा। बच्चे बुआ बुआ करते रहे और भाभियाँ दीदी दीदी। लगा ही नहीं कभी हम अजनबी भी रह चुके हैं। एक पल रुकने के बाद मैं फिर बोली, अम्मा एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि अचानक यह सब पुनः जुड़ कैसे गया। ऐसा ही तो होता है और यही जीवन है। हंस कर बोले थे पिताजी। जब इंसान जवान होता है तब भविष्य की बंद मुट्ठी उसे क्या क्या सपने दिखाती रहती है। तुम खुद भी महसूस करती होगी। भविष्य क्या है उससे अनजान हम तन मन से जुटे रहते हैं। बच्चों की लिखाई पढ़ाई है, बेटी की जिम्मेदारी है, सभी कर्तव्य पूरे करने होते हैं हमें। और हम सांस भी बिना लिखे कभी कभी निरंतर चलते रहते हैं। हमारी आंखों के सामने बच्चों के साथ साथ अपना भी एक उज्जवल भविष्य होता है कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो चैन से बैठकर अपनी मेहनत का फल भोगेंगे। बुढ़ापे में संतान सेवा करेगी। पूरा जीवन इसी आस पर ही तो बिताया होता है हमने। उस पल कभी कभी अपने सगे भाई बहनों से भी हम विमुख हो जाते हैं, क्योंकि तब हमें अपनी संतान ही नजर आती है, बाकी सब पराए। कई बार तो हम अपने माँ बाप के साथ भी स्वार्थीपूर्ण व्यवहार करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ भी करना हमें अपने बच्चों के अधिकार में कटौती करना लगता है। तब हम यह भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता ने भी हमें इसी तरह पाला था। उनका भी चैन बैठकर 2 रोटी खाने का समय आ गया है। उनको छोड़ हम अपनी गृहस्थी में डूब जाते हैं और जब हम खुद बूढ़े हो जाते हैं तब पता चलता है कि हम भी अकेले रह गए हैं। लगता है हम तो ठगे गए हैं। मेरा मेरा कर जिस बच्चे को पालते रहे वह तो मेरा था ही नहीं, वह तो अपने परिवार का है और हम उसकी गृहस्थी के अवांछित सदस्य हैं। बस बोलते बोलते थक गए थे पिताजी। कुछ रुक कर हंस पड़े व फिर बोले, बेटा ऐसा सभी के साथ होता है। जीवन की संध्या में हर इंसान अकेला ही रह जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही होता आया है। तब थका हारा मनुष्य अपने जीवन का लेखा जोखा करता है कि उसने जीवन में क्या खोया और क्या पाया। भविष्य से तो तब कोई उम्मीद रहती नहीं। जिसकी तरफ आंख उठाकर देखे
सो अतीत की ओर ही मुड़ जाता है। तुम्हारी मौसी भी इसीलिए अतीत को पलटी हैं। शायद भाई बहन ही अपने हो, और मज़े की बात बुढ़ापे में पुराने दोस्त और पुराने संबंधी याद भी बहुत आते हैं। सबकी पीड़ा एक सी होती है ना, इसीलिए एक दूसरे को आसानी से समझ भी जाते हैं, जबकि जवानों के पास बूढ़ों को समझने का समय नहीं होता। आपका मतलब है संतान से हुआ मोह भंग उन्हें भाई बहनों की ओर मोड़ देता है? हाँ, क्योंकि तब उसे जीनों को कुछ तो चाहिए ना, भविष्य नहीं, वर्तमान नहीं तो अतीत ही सही। तुम्हारी मौसी का भरा पूरा परिवार है, वह सुखी हैं, फिर भी अकेलेपन का एहसास तो है ना। मौसा रहे नहीं, बच्चों के पास उनके लिए समय नहीं, सो एक भावनात्मक संबल तो चाहिए ना उन्हें। और हमें भी पिताजी ने खुद की तरफ भी इशारा किया, हम भी अकेले से रह गए हैं। तुम दूर हो, तुम्हारे भाई अपने जीवन में व्यस्त हैं। एक दिन सहसा तुम्हारी मौसी सामने चली आई, तब हक्के बक्के रह गए। स्नेह का धागा कहीं ना कहीं अभी भी हमें बांधे की ओर खींच रहा था। और बुढ़ापे में सोच भी तो परिपक्व हो जाती है ना। पुरानी कड़वी बातें ना वह छेड़ती हैं, ना हम, बस मिल बैठ कर अच्छा समय काट लेते हैं हम सब। अब चला चली के समय चैन माहिर हमें भी और तुम्हारी मौसी को भी, क्योंकि जीवन का लेखा जोखा तो हो चुका है ना। अब कैसा मनमुटाव, सारे जीवन का सार पिताजी ने छान कर सामने परोस दिया। जवानी के जोश में भाई बहनों से विमुखता क्या जायज है, जबकि यह एक शाश्वत सत्य है कि आज के युग में संयुक्त परिवारों का चलन न रहने पर हर इंसान का बुढ़ापा एक एकाकी श्राप बनता जा रहा है। क्या यह उचित नहीं कि हम अपनी सोच को थोड़ा सा और बढ़ाकर स्नेह के धागे को बांधे रखें, ताकि बुढ़ापे में एक दूसरे के सामने आने पर शर्म ना आए और अपनी संतान को भी उचित मार्गदर्शन करें। बुढ़ापा तो उन पर भी आएगा ना। बुढ़ापे में भाई बहनों में घिरे उन्हें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि तब उनकी संतानें भी उन्हें अकेला छोड़कर अपने अपने रास्ते निकल चुकी होंगी। पीढ़ियों का यह चलन पहली बार सुधा को बड़ी गहराई से कचोट गया। क्या वास्तव में उसके साथ भी ऐसा ही होगा? जेठ जी के साथ परिवार वालों की खटपट चल रही है, जिस वजह से उनसे कोई भी मिलना नहीं चाहता, उसके पति भी नहीं। बात क्या हुई कोई नहीं जानता, बस जरा जरा से अहंकार उठा लिए और बोलचाल बंद हो। कोई भी पहल करना नहीं चाहता, जबकि सच्चाई यह है कि घर में हर पल उन्हीं की बात की जाती है। आपको भाई साहब से मिलना चाहिए, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम भला उनके सामने कैसा उदाहरण पेश कर रहे हैं। खून के रिश्तों में अहंकार नहीं लाना चाहिए, वह हमारे बड़े हैं, हमारे अपने हैं, पहल हम ही कर लेते हैं, कोई छोटे नहीं हो जाएंगे हम। चलिए चलें। सुधा ने घर वापस पहुंचकर सबसे पहले अपने घर के टूटे रिश्तेदारों को जोड़ने का प्रयास किया। पति एकटक उसका चेहरा ताकने लगे। जहाँ तक हो सके हमें निभाना सीखना चाहिए, तोड़ने की जगह जोड़ना सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। बात को बीच में काटते हुए सुधा के पति बोले, और सामने वाला चाहे मनमानी करता रहे फिर क्या हो गया, यह आपके बड़े भाई हैं। मैंने कहा ना, व्यर्थ अहंकार रखकर खून के रिश्ते की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। सुधा ने मौसी की पूरी कहानी पति को सुना दी। चुपचाप सुनते रहे वह। जरा सा तुनके फिर सहज होने लगे। तुम ही पैर छूना, मैं नहीं। कोई बात नहीं, मैं ही छू लूंगी, वह मेरे ससुर समान जेठ है, आप साथ तो चलिए। सुधा मनाती रही, समझती रही। उम्मीद जाग उठी थी मन के कि पति भी मान जाएंगे। एक सीमा में रहकर रिश्तों को निभाना इतना मुश्किल नहीं, ऐसा उसे विश्वास था। मन में जरा सा संतोष जाग उठा कि हो सकता है कि जब उसका बुढ़ापा आए तो वह अकेली ना हो। उसके भाई, उसके रिश्तेदार आसपास हों, एक दूसरे से जुड़े हुए। तब वह यह न सोचे कि उसके जीवन में अपनों को अपने से काट कर क्या खोया क्या पाया। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।